Hello students, this is Jyoti and welcome to Nirbhar Academy. So today we will proceed with the most important short answer type questions of class 9th, and we are going to cover the section of the high book, and the name of the poem is Rain on the Roof, which is written by Curtis Kinney, and this one is the poem number 3. जो last video था उसमें मैंने already आपके साथ पूरा line by line explanation और figures of speech और poetic devices जो भी इस poem में use हुई हैं वो share की थी. So let's proceed with the most important short answer type questions. What is the bliss for the poet in the poem Rain on the Roof? तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि पोएट के लिए ब्लेसिंग की तरह, ब्लिस मीन्स क्या होता है? प्लेजर. प्लेजर उसके लिए खुशी, एक बहुत बड़ी खुशी जो है अकॉर्डिंग टू दिस पोम वो क्या है? तो यहाँ पर उनके लिए जो सबसे बड़ी खुशी है वो क्या है? The poet loves rain as it brings his memories back. उसको बहुत ज़्यादा पसंद है रेन क्योंकि उसकी जो सारी यादें हैं वो वापस आ जाती हैं. He thinks it is a bliss to hear the patter of the rain on the roof. और उनको ये एक बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग की तरह लगता है, एक बहुत बड़ी खुशी है उनके लिए जो बारिश की जो बूंदें हैं जब उस शेल्टर पे गिरती है, उस टीन शीट पे गिरती है तो एक पैटरिंग साउंड बनाती है, तो उसको सुनना उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह है. When it rains, जब बारिश होती है, he lies in his cozy bed. Cozy means क्या है? Comfortable. तो वो अपने उस आराम से उस बेड के अंदर लेटे हुए हैं and enjoy the melodies of nature. और नेचर का जो ये म्यूजिक है, जो पैटर्न साउंड है, इसको वो एंजॉय कर रही हैं. The tinkling of rain gives him immense pleasure. और ये जो tinkling of rain है, tinkling means also sound, ये उनको एक डीप प्लेजर, एक बहुत दिल की खुशी देता है वो. And it is a bliss for him. और ये उनकी तरह एक उनके लिए एक ब्लेसिंग का काम करता है, एक खुशी का काम करता है. सो ब्लिस मीन्स प्लेजर और आप ये कह सकते हैं एक ब्लेसिंग की तरह. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डज द पोएट ड्रीम ऑफ? जो पोएट है वो किस तरह के जो सपने हैं वो लेते हैं. द पोएट ड्रीम्स ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज. वो अपने बचपन के बारे में सोचते हैं कि उनके बचपन में कैसे वो एंजॉय किया करते थे इस रेन को. He recalls his mother's face. उनको अपनी जो माँ है, उनकी जो मदर है, उनका जो फेस है वो याद आ जाता है. He feels as if his mother was fondly looking at him. और आज भी still he feels कि उनकी जो मदर है वो आज भी बड़े प्यार से उनको देख रही है. He remembers how lovingly his mother used to tell him story. और वो याद करते हैं कि जो उनकी मदर है बिफोर गोइंग टू बेड या बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले उनको बहुत सारी कहानियां सुनाती थी. His mind is flooded with thousands of memories. और flooded means क्या होता है? जैसे बाढ़ आ जाना. तो बहुत सारी यादों की एक बाढ़ जो है बहुत सारी मेमोरीज के रूप में उनके माइंड के अंदर वो आ जाती हैं. तो इस तरह के जो सपने हैं वो पोइट इस पोम के अंदर लेते हैं, सोचते हैं उसके बारे में. क्वेश्चन नंबर 3 इज when the humid shadows over all the starry spheres. What does the shadow stands for? तो यहाँ पे क्या है? ह्यूमिड शेडोज किसको रेफर कर रहा था? ये डार्क क्लाउड्स को रेफर कर रहा था जो कि कहाँ घूम रहे हैं? होवर. होवर मीन्स क्या होता है? मंडराना. फ्लॉट इन द एयर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. स्टारी स्फीयर्स मीन्स जो स्काई जो है फुल ऑफ स्टार्स है, तो उसके अंदर जो काले बादल हैं वो मंडरा रहे हैं. तो इसमें जो शेडोज है वो किसको रेफर करते हैं? What does the poet want to convey? और यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कहना चाहते हैं? The humid shadows stand for the dark clouds. Yes, तो ये किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे? डार्क क्लाउड्स के लिए. The poet imagines that the sky is full of stars and it was suddenly covered with the dark and humid clouds. तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जो पूरा का पूरा जो स्काई है that is full of stars, लेकिन अचानक से काले बादल आते हैं और वो पूरे उस स्टार जो जितने भी स्टार्स हैं स्काई के अंदर उनको क्या कर लेते हैं? वो कवर कर देते हैं. तो यहाँ पर वो ये भी कहना चाहते हैं कि जो बारिश का जो मौसम आता है उससे पहले जो बादल होते हैं, काले बादल जो होते हैं वो मंडराने जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, जिससे उसके बाद धीरे धीरे करके बारिश आना शुरू हो जाती है. नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 4. What is the single major memory that comes to the poet? जो सबसे ज्यादा एक जो मेजर, एक जो बड़ी याद जो है उनके दिमाग में आती है वो कौन सी है? Who are the darling dreamers he refers to? तो यहाँ पर जो डार्लिंग ड्रीमर्स हैं, आप बताइए कि वो किसको रेफर करना चाहते हैं इसमें? Yes, the single major memory that comes to the poet is the memory of his dead mother. जो उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, उनकी जो याद है वो उनके दिमाग में आती है, जो उनके लिए मेजर मेमोरी है.
and the darling dreamers he refers to are all the children of the mother. और darling dreamers यहाँ पे वो siblings हैं, जैसे मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया था, उसमें भी बताया था कि जो डार्लिंग ड्रीमर्स हैं वो किसको रेफर कर रहे हैं, वो सिबलिंग्स को रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि जो डार्लिंग ड्रीमर्स हैं वो उनके बच्चे हैं, माँ के बच्चे हैं, जिन्हें वो इस दुनिया में छोड़ करके चली जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द पोइट नाउ अ चाइल्ड? क्या जो पोइट है वो अभी भी एक छोटा बच्चा है? इज हिज मदर स्टिल अलाइव? और उनकी जो मदर है क्या वो अभी भी जिंदा है? आंसर नो, द पोइट इज नॉट अ चाइल्ड नाउ। पोइट अब बड़े हो चुके हैं, वो एक बच्चे नहीं है। ही इज नाउ क्वाइट ग्रोन अप, वो बड़े हो चुके हैं। हिज मदर इज ऑल्सो नॉट स्टिल अलाइव, और उनकी जो मदर है वो भी अब इस दुनिया के अंदर नहीं है। शी हैड डाइड अ लॉन्ग टाइम अर्लियर, बहुत टाइम पहले वो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है, वो इस दुनिया में अभी नहीं है। और उन्हीं को ही याद करते हुए उनके दिमाग के अंदर बहुत सारी यादें जो है अपने बचपन की आती हैं, जिसमें वो अपनी मदर को याद करते हैं, और मदर को याद करते हुए बहुत सारी उनकी जो यादें हैं वो यहाँ पर ताजा हो जाती हैं। नाउ वी आर हैविंग आवर क्वेश्चन नंबर 6 एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। तो यहाँ पे जो मिलनकली मीन्स क्या होता है? सैडनेस, जो फुल ऑफ सैडनेस होता है उसको हम मिलनकली कहते हैं। तो यहाँ पर वो डार्कनेस को, अंधेरे को क्या कह रहे हैं? मिलनकली डार्कनेस। तो वो यहाँ पे कहते हैं जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, वो धीरे धीरे, जेंटली मीन्स सॉफ्टली, रोती है। किसमें? रेनी टीयर्स मीन्स यहाँ पर जो रेन हो रही है, जो रेनिंग हो रही है, उसका जो कंपैरिजन है वो टीयर्स के साथ किया जा रहा है, रोने के साथ किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो मिलनकली डार्कनेस है वो किसको शो करता है? वो सैडनेस को शो करता है। What does the melancholy darkness mean and what does it do? तो यहाँ पर हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि what is the meaning of melancholy darkness and what does it do, और ये क्या करती है? Yes, the melancholy darkness stands for the clouds. Yes, तो देखिए यहाँ पर जो melancholy darkness है वो किसके रेफर कर रही है? क्लाउड्स को रेफर कर रही है, बादलों को रेफर कर रही है। The poet imagines that the clouds covering the sky are in the state of depression. तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? वो खुद सैड फील कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने अपना जो दर्द है, अपना जो दुख है, अपना जो डिप्रेशन है, वो किसको ट्रांसफर कर दिया है? वो यहाँ पर डार्कनेस को ट्रांसफर कर दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर इसमें हमें मेलनकली डार्कनेस में ट्रांसफर्ड एपिथेट, जो आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है, वो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए वो क्या इमेजिन कर रहे हैं कि जो क्लाउड्स हैं, उन्होंने पूरा का पूरा जो स्काई है विच वॉज फुल ऑफ स्टार्स, जो कि पूरा का पूरा सितारों से भरा हुआ था, तारों से भरा हुआ था, आर इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। जैसे ही काले बादल आते हैं वो पूरे सितारों को ढक देते हैं, और उसके बाद उनकी जो स्टेट है, उनका जो दशा है, सिचुएशन है, वो कैसी होगी अभी? और डिप्रेशन वाली होगी, बहुत ज्यादा सैड फील करने वाली होगी है। The poet further imagines that the clouds are weeping in a gentle manner. और उसके बाद वो आगे इमेजिनेशन करते हैं कि जो क्लाउड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। इन अ जेंटल मैनर, बहुत ही सॉफ्टली, बड़े ही सॉफ्ट तरीके से वो जो बादल हैं वो रो रहे हैं, उनके आंसू निकल रहे हैं। And their tears are falling down as rain drops. और वो जो उनके आंसू हैं वो किसकी फॉर्म में? वो रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे आ रही हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो रेनी टीयर्स हैं वो क्या है? वो रेन ड्रॉप्स है। और मेलनकली डार्कनेस क्या है? वो क्लाउड्स हैं, वो काले बादल हैं, जिनकी वजह से ये बारिश आना शुरू होती है। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो पोम है उसकी थीम क्या है? When the sky is covered with dark clouds and starts raining. जब आकाश के अंदर, स्काई के अंदर काले बादल आ जाते हैं, बारिश होना शुरू हो जाती है, एवरीबडी फील्स थ्रिल्स। तो हर कोई इंसान जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील करता है, बहुत हैप्पी फील करता है। आप देखते होंगे कि नेचर के अंदर भी एक चेंज आता है। नेचर ऐसा लगता है बहुत ही ज्यादा हैप्पी है। आपने मोर को नाचते हुए देखा होगा। जो भी पेड़ जिसके अंदर ऐसा लगता है कि लाइफ नहीं है, उसके अंदर दोबारा से लाइफ आ जाती है जैसे ही बारिश होती है। वन विश टू लाई इन अ कोजी बेड। और हर किसी की इच्छा यही होती है कि जब बारिश हो रही हो तो हम कंफर्टेबली अपने घर के बेड में, अपने बिस्तर में लेटे हुए हों। एंड थाउजेंड्स ऑफ फैंसीज रश थ्रू हिज माइंड।
और इसी तरीके से उसके पर्सन, जो भी पर्सन वहां अपने आराम से रेन को एंजॉय कर रहा है, बहुत सारी जो यादें होती हैं वो ताजा हो जाती हैं जब वो लेटे लेटे उस बारिश की आवाज को सुनता है। It is most joyful to enjoy listening to the music of pattering sound of the rain drops on the shingles of the roof. तो यहाँ पर जब हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, इस म्यूजिक को एक्सपीरियंस करते हैं, रेन ऑन द रूफ को, और साथ ही साथ उस पैटिंग साउंड को हम सुनते हैं, जो पैटरिंग साउंड होता है ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द शिंगल्स। शिंगल्स क्या है? वुडन टाइल्स, जो कि जो रूफ होती है उसके शेल्टर के ऊपर लगाई जाती है, जिसका मैंने इमेज आपको लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था। तो यहाँ पर देखिए उसका जो पैटिंग साउंड होता है, पैटरिंग साउंड होता है किसका? रेन का। उसको सुनना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल होता है। द पोइट एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर नेचर एंड इट्स ब्यूटी। तो यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कहना चाहते हैं? वो अपना लव और साथ ही साथ अपना जो अटैचमेंट है नेचर के साथ, उसकी ब्यूटी को यहाँ पे हमारे सामने एक्सप्रेस करते हैं कि जो रेन होती है वो बहुत सारी यादें हमारी तरोताजा कर देती हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा हमें खुशी भी देती है। और उस खुशी को हम कब फील कर सकते हैं? जब हम घर में आराम से बैठे हुए हैं और उस साउंड को, उस पैटरिंग साउंड को हम सुन रहे हैं। सो दिस इज द थीम ऑफ द पोएम। नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच इज हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फॉलिंग रेन इन द पोएम। तो यहाँ पर देखिए जो फॉलिंग रेन है, जो बारिश जो गिर रही है, उसको किस तरह से यहाँ पे पोएट जो है डिस्क्राइब करते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स द फॉलिंग रेन एज द melancholy darkness gently weeps in rainy tears। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन यहाँ पे पोएट ने यूज की है, जो कि कौन सी है? द melancholy darkness gently weeps in rainy tears। The falling of rain creates pleasant sound and provides immense pleasure। तो यहाँ पर जो गिरती हुई बारिश है वो एक प्लेजेंट साउंड, जो प्लेजेंट साउंड होता है उसको क्रिएट करती है एंड प्रोवाइड्स इमेंस प्लेजर, और साथ ही साथ पोइट के लिए एक डीप प्लेजर, डीप जो हैप्पीनेस है उसको देने का काम करती हैं। द पोएट लव्स टू हियर द मेलोडी ऑफ नेचर। मेलोडी मीन्स म्यूजिक। यहाँ पर जो नेचर का जो ये म्यूजिक है, क्योंकि पैटर्न साउंड यहाँ पे हो रही है, तो एक तरह से जो नेचर है उसने अपना एक म्यूजिक क्रिएट किया हुआ है जिसको सुनना यहाँ पे पोएट को बहुत अच्छा लगता है। He listens to the patter of soft rain on the wooden roof। और यहाँ पर वो आराम से अपने बेड के अंदर लेटे हुए हैं और उस सॉफ्ट रेन का जो पैटर साउंड है, उसको, जो बारिश की बूंदे उस वुडन टाइल्स के ऊपर गिर रही हैं, जिसको वो सुन रहा है, उसको सुनना उनको बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ही इज लॉस्ट इन मेमोरीज, और वो अपनी पुरानी चाइल्डहुड की जो उनकी यादें उनके अंदर वो खो गए हैं। He considers it a rare happiness to listen to the patter of the rain on the roof। और उनके लिए ये एक रेयर, बहुत ही दुर्लभ, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है, इस तरह की खुशी है जो बहुत ही ज्यादा, बहुत मुश्किल से हमें मिलती है, अवेलेबल हो पाती है। कौन सी वाली? टू लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन ऑन द रूफ। क्योंकि हम अपनी बिजी लाइफ में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम थोड़ा सा टाइम निकालें और नेचर के इस म्यूजिक को, इस मेलोडी को हम सुने। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि ये एक रेयर हैप्पीनेस होती है कि जब आराम से आप अपने बेड में लेटे हुए हैं और आप उस पैटरिंग साउंड को सुन रहे हैं विच इज क्रिएटेड बाय द फॉलिंग ऑफ द रेन, और यहाँ पर उसको सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसके थ्रू पोएट जो है नेचर और ब्यूटी उसको अप्रिशिएट करते हैं और हमारे सामने लेकर के आते हैं। सो इट इज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, आरटीसी अब हम अपना करने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारे तीनों स्टैंजाज है उनको वन बाय वन करके हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट स्टैंजा इज व्हेन द humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So question number 1 is what do the humid shadows refer to? यहाँ पर जो humid shadows है इस स्टेंजा के अंदर वो किसको रेफर करते हैं? So the answer will be the humid shadows refer to the dark clouds। वो किसको रेफर कर रहे हैं? डार्क क्लाउड्स को रेफर करते हैं। Now our question number 2 is how does the melancholy dark
डार्कनेस वीव, जो अंधेरा है, जिसको कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऐसा दिखाया गया कि वो बहुत ही सैड फील कर रहा है, फुल ऑफ सैडनेस, वो कैसे रोता है, कैसे उसके आंसू जो है वो निकलते हैं। द मेलनकली डार्कनेस वीप्स जेंटली इन रेनी टीयर्स, बहुत ही जेंटली जो है वो आंसू बहा रहा है। तो यहाँ पे उसका रोने का जो तरीका है वो कैसा है, इन अ सॉफ्ट मैनर। What is a bliss for the poet? तो यहाँ पे आगे वो बताना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि पोएट के लिए एक ब्लेसिंग क्या है, प्लेजर क्या है। Lying in the bed on a rainy day is a bliss for the poet. अपने बेड के अंदर, अपने कॉटेज चैम्बर के अंदर आराम से लेटना और उस रेन का मजा लेना, उसको एंजॉय करना, उस पैटर साउंड को सुनना उनके लिए एक ब्लेसिंग का काम करता है। What is the poet listening? पोएट इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग क्या सुन रहे हैं? द पोएट इज लिसनिंग द पैटिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। यस, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोएट लिसनिंग? पोएट क्या सुन रहे हैं? द पोएट इज लिसनिंग टू द पैटिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। वो रेन का जो रेन ड्रॉप्स है उसका जो पैटरिंग साउंड है उसको वो एंजॉय कर रहे हैं, उसको वहां पर वो सुन रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which poetic device is used in the third line? जो हमारी थर्ड लाइन है which is about melancholy darkness, तो उसमें आपने बताना है कि कौन सा poetic device यहाँ पे यूज हुआ है। Transferred epithet is used because the poet transferred his melancholic mood from himself to the darkness of the night। मैंने यहाँ पे रीजन भी आपको बताया है कि इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट है और उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो पोइट है उनका जो सैड मूड है उसको किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, वो डार्कनेस को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसीलिए जो ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है कि अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, तो उसी मूड को हम किसी दूसरी जो कि नॉन लिविंग थिंग होती है उसके ऊपर हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं। और इसी तरीके से अगर हम सैड फील कर रहे होते हैं तो उस सैडनेस को हम उस नॉन लिविंग थिंग के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, उसके थ्रू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। अगर आपको पोएटिक डिवाइस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच वाला जो वीडियो है उसके गो थ्रू हो सकते हैं, उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नाउ वी आर हैविंग द सेकंड स्टेंजा। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof। तो अब हम इसके जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। देखिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट मेक्स एन इको इन द पोएट्स हार्ट। इको मीन्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसे आवाज गूंजती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो पोएट का हर्ट है उसके अंदर किस चीज का इको, किस चीज का जो रिफ्लेक्शन है वो क्रिएट होता है। द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ मेक्स एन इको इन द पोएट्स हार्ट। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो साउंड है किसका, रेन ड्रॉप्स का, वो एक इको क्रिएट करता है जो कि रूफ के ऊपर पैटिंग साउंड हो रही है, और वो ही उसके इको जो वो साउंड का जो गूंज होती है वो किसके अंदर क्रिएट हो रही है, पोएट के हर्ट के अंदर हो रही है। What rises in the poet's mood? तो यहाँ पर वो ये पूछना चाहते हैं कि पोएट का, यस, what rises in the poet's mind? पोएट के माइंड में क्या चीजें यहाँ पर आती हैं, क्या उभरता है उनके माइंड के अंदर। Many fancies rise in the poet's mind। तो यहाँ पर वो ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे जो इमेजिनेशन है जो उनके चाइल्डहुड के रिगार्डिंग है, उनकी मदर के रिगार्डिंग है, तो वो सारी की सारी जो फैंसीज क्या होता है, इमेजिनेशन, सो फैंसीज मीन्स क्या होता है, इमेजिनेशन। सो बहुत सारी जो इमेजिनेशन उनके माइंड के अंदर आती है जो कि उनके दिमाग के अंदर खड़ी होती हैं, मतलब उठती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डू द रिकलेक्शंस डू। ये बहुत सारी जो यादें आती हैं उनके माइंड में वो क्या करती हैं। द रिकलेक्शंस वीव द एयर थ्रेड इनटू वूफ। तो यहाँ पर वो ये बताते हैं कि जो ये बहुत सारी यादें हैं ये आकर के एक एयर थ्रेड, जैसे आपने देखा होगा एक कपड़ा जो होता है उसको जब लूम के ऊपर बनाया जाता है तो इस तरह के जो पैटर्न होते हैं
उसको क्रिएट किया जाता है, और जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा क्लोथ बन करके तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारी जो यादें हैं मिल करके बहुत सारी यादें उनकी तरोताजा हो जाती हैं, जो कि क्या बुनती है, वीव मीन्स क्या होता है, बुनना, एयर थ्रेड्स इनटू वूव। तो ये यादें क्या करती हैं, बहुत सारी चीजों को बुन करके एक उनके लिए बहुत सारी यादें जो हैं वो तैयार कर देती हैं। What do you mean by an echo in the heart? तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है उनके हर्ट के अंदर वो क्या है? An echo is the sound made by the rain. तो यहाँ पर ये जो पैटर्न साउंड यहाँ पे हो रहा है रेन का, वो एक इको क्रिएट करता है उनके दिल के अंदर। रिपीटेड नेक्स्ट मूवमेंट बाय द बीटिंग ऑफ द हार्ट, जैसे हमारा जो हर्ट होता है वो बीट करता है, तो इसी तरह से जो रेन का जो साउंड है वो भी वन बाय वन रिफ्लेक्ट करता हुआ एक तरह से क्या कर रहा है, इको क्रिएट कर रहा है। सो इसका मतलब क्या हो गया, एन इको इन द हार्ट। यस, नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टार्ट्स 1,000 ड्रीमी फैंसीज। तो यहाँ पर वो पूछना चाहते हैं कि जो 1,000 ड्रीमी फैंसीज उनके माइंड में आती हैं वो क्या शुरू कर देती हैं। यस, द टिंकलिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ स्टार्ट्स 1,000 ड्रीमी फैंसीज। जो यहाँ पर जो टिंकलिंग साउंड है, टिंकलिंग वैसे तो किसका, बेल्स का साउंड होता है, तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उनका जो साउंड है, टिंकलिंग साउंड है, जो रूफ के ऊपर जो शिंगल्स हैं, जो वुडन टाइल्स हैं, उनके ऊपर जब वो गिर रही है बारिश, तो वो एक साउंड बना रही है, जिससे उनके दिमाग के अंदर बहुत सारी जो इमेजिनेशन है उनके चाइल्डहुड की, उनकी मदर के रिगार्डिंग वो आती हैं, और बहुत सारे जो सपने हैं उनके दिमाग के अंदर बनते चले जाते हैं। So it was about the second stanza. Now we are having the last one is, last stanza is, now in memories comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me, as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Now we are having the questions. Questions कर लेते हैं. So the question number 1 is, where is the poet's mother now? जो poet की mother है वो कहाँ पर है? Yes, she has died. वो अब इस दुनिया में नहीं है. She is not there in the world with the poet. वो मर चुकी हैं. Whose memory does come in the poet's mind? तो according to that stanza, किसकी यादें जो है उनके दिमाग के अंदर आती हैं? There comes the memory of his mother in his mind. तो इस according to that stanza यहाँ पर उनके दिमाग के अंदर किसकी यादें आती हैं? अपने मदर की आती हैं, अपने बचपन की आती हैं। Whose fond look is the poet feeling? तो यहाँ पे एक fond look, बहुत ही प्यारा सा एक जो देखभाल वाला, जैसे आप बोल सकते हैं, टेक केयर वाला जो लुक है, वो किसका यहाँ पे वो फील कर रहे हैं? The poet is feeling the fond look of his mother. तो poet यहाँ पर अपनी जो मदर है उसका जो प्यार भरा हाथ है, ब्लेसिंग वाला जो हाथ है, उसको वो यहाँ पर फील कर पा रहे हैं। Now we are having the next question. What music is he listening? वो कौन सा म्यूजिक सुन रहे हैं? He is listening to the music of the rain drops on the roof. तो अगेन उनका जो उनके लिए जो म्यूजिक का मेलोडी का काम कर रहा है वो नेचर की तरफ से है, which is rain drops on the roof. And our next question is, name the poem and the poet. Now we are having the last question of that stanza is, name the poem and the poet. इस poem का और poet का नाम बताना है, जो हमारे एग्जाम्स में मोस्टली आ जाता है. So the name of the poem is Rain on the Roof and the poet is Curtis Kinney. So it was all about the most important short answer type questions and RTC reference to the context. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जस्ट बी कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.